अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द मिड डे शो। और मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर। हमेशा से हमारा साथ देने के लिए हैं काशिफ बशीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लबीबा ठीक है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाजरीन, हम आपसे जिस तरह 1 बजे की सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए आते हैं, तज्जिया तबसरे आप तक पहुंचाते हैं, हम हाजिर हैं। बड़ा अतरंगी सा और नित नई सी चीज़ें सर देखने को मिल रही हैं आजकल के सियासत में और मतलब आजकल के वक्त में। उसी तरह से मैं तो ये समझूंगी कि मेरे लिए तो ये एक नित नई सी एक चीज़ है जी जनाब। इलेक्शन कमीशन एक नया ट्रेंड सेट करने जा रहा है सर। ना अहल भी कर सकता है वो, और अब तो उसने वारंट गिरफ्तारी भी जारी करना शुरू कर दिया। और किस ज़मीन में कर सकता है, कितनी कैपेसिटी में कर सकता है, क्या उनको अलाउ है ये सारी मतलब कार्रवाई करना, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी। न्यूज़ क्या है वो मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूं कि इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस था उसकी ज़मीन में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाहिर सी बात है नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। हाँ, काबिले जमानत है, काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। और किसकी जानिब से? ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से। एक अलग ही मुझे अदालत नजर आना शुरू होगी। ये जरा मुझे बताइए कि इसकी क्या कैपेसिटी है? जी, आपने बिल्कुल सही उनके लिए लफ्ज़ यूज़ किया है कि मतलब जो है वो अदालत के, देखें अदालतों की तो आप हम सब पाकिस्तानियों के ऊपर वो लाजिम है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें उनके, लेकिन उनके डिसीजंस को तो आप डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी। लेकिन ये अब जो हमारे प्रोग्राम में आपको पता है आते रहे, अजहर सिद्दीक साहब भी आते रहे और भी कानूनदान आते रहे। हम तो ज्यूरिस्ट नहीं है, लेकिन एज फार एज वी नो तो इलेक्शन कमीशन जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता किसी को। वो जाहिर है कि वो कोर्ट्स को रेफर कर सकता है किसी के खिलाफ भी कि जी इसके ऊपर ये इल्जामात है। एक्चुअली वो कैपेसिटी जानना चाहती थी इलेक्शन कमीशन की। जो मतलब कानूनदान कहते हैं, बड़े कानूनदान सब यही कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, और इसीलिए आप देखें ना इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई खुद नहीं कर सकता है। वो कोर्ट को भेजेगा, कोर्ट की तरफ से फिर ऑर्डर आएगा, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन जो है वो जारी करेगा इलेक्शन कमीशन। इसीलिए इमरान खान का साहब को जब इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया तो हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। वो पता नहीं लाहौर हाई कोर्ट का या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है, उसको स्टे कर दिया। अच्छा, अब ये जो आप बात कर रही हैं कि उन्होंने उनके वारंट निकाल दिए हैं, उसमें भी 31 तारीख तक जो है ना जी उसकी हाई कोर्ट की तरफ से उनके जो जमानतें हैं तो सी हुई है। तो ये एक काउंटर चल पड़ा है। और लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त पाकिस्तान में गो के ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इनको नॉमिनेट किया था या अपॉइंट किया था इमरान खान साहब ने, लेकिन इस वक्त उनकी साख के ऊपर दाग है। क्योंकि आप देखें ना MQM भी चीखे मार रही है कि 15 को जो बलदियाती इंतखाबात होने हैं, उस तनाज़र में वो भी कह रहे हैं कि जी ये जो हल्का बंदियां की हैं और जो कुछ भी किया है पुरानी वोटर लिस्टों पे। मैं बेसिक पॉइंट मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूँ ना। आपने हमें बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया नाजरीन को कि किस तरीके से प्रोसेस वाइज ये चलता है। मतलब नाअहल भी नहीं अगर वो कर सकता तो वारंट गिरफ्तारी कैसे निकाल सकता है? नहीं कर सकता। वो आप समझ लें कि एक समरी बना सकते हैं, रिकमेंडेशन भेज सकते हैं टू द कोर्ट्स, कंसर्न कोर्ट्स। उसके बाद वो उसके ऊपर डिसीजन आएगा और फिर उसका नोटिफिकेशन जो करेगा वो इलेक्शन कमीशन करेगा। तो ये इस वक्त मतलब मैं जैसे बाकी सारी चीज़ों में क्योस है, हमें इधर भी क्योस नज़र आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जमात इस्लामी जो है कराची का मेन स्टेक होल्डर्स हैं, बाकी भी पाकिस्तान की पुरानी जमात है, उसके अलावा PTI और फिर MQM, इनका अदम एतमाद है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऊपर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। तो ये सारे मामला जो हैं गुडमुड हुए हुए इस वक्त, जहाँ पे हम अवाम के मैंडेट की बात करते हैं तो हमें एक साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन भी चाहिए। तो उसके लिए एक प्रोसीजर इनको, वैसे तो देखें ना कि आपने जब अपॉइंट किया तो इसके बाद जो है इनकी अगर आप इसको रिमूव कोई करना चाहता है किसी भी इलेक्शन, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी इलेक्शन कमीशन को, कमिश्नर को, तो उसके लिए इस मामले में अपने क्या मनमानी की जा सकती है? नहीं, वो उसके लिए कोर्ट्स बैठी हैं ना जी। मैं वही बात कर रही हूँ। कोर्ट्स को इसके ऊपर देखना पड़ेगा, देख भी रही हैं। तो इनको हटाने के लिए जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाना पड़ता है, जिसके लिए PTI गई भी हुई है। तो ये मामला जो है, आई एम आस्किंग अबाउट द अथॉरिटी। उनके पास अथॉरिटी है कि आप ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा सकते हैं? मैं इसके ऊपर डाउट है, क्योंकि वारंट गिरफ्तारी तो नहीं जारी कर सकता, क्योंकि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है आईनी होता तो है, लेकिन एज फार एज आई नो
उनके पास जज के इख्तियारात नहीं है। क्योंकि सर फवाद चौधरी की जानिब से भी ये स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन का फैसला हाईकोर्ट की तौहीन है और हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत का मुकदमा करेगा, तो ये तौहीन अदालत ही हुई ना। हाईकोर्ट ने 31 जनवरी तक उनकी जो जमानतें हैं अबूरी, वो उनमें तो सीधी हुई है, तो उसके साथ ही पैरेलल डिसीजन आ जाता है, तो वो जाहिर है कि वो सही कह रहे हैं कि तौहीन तो हो गई अदालत। सर इसी के ऊपर हमारे साथ रहनुमा तहरीक इंसाफ के हसन खावर ने हमें ज्वाइन किया। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन खावर साहब, अभी तो वारंट गिरफ्तारी आ गए इमरान खान साहब के, असद उमर साहब के, फवाद चौधरी साहब के, वेयर एज आप लोगों को तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि 31 तारीख तक हाई कोर्ट से जो है जमानतें भी मिली हुई हैं। आप लोग सर इलेक्शन कमीशन के फैसलों को बहुत सीरियसली लेने लग गए हैं लगता है। अच्छा बात ये है, इस किस्म के जो फैसले हैं ये तो लातादाद हैं। अब तो एक बात मैच सेट हो चुका है ना कि जो चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन में जानी है उसमें हमारे खिलाफ फैसला होना है, जो पीडीएम की तरफ से जानी है वहाँ पे उनको रिलीफ मिलना है। तो ये तो अब एक बात तय हो चुकी है। फिर हम कोर्ट में जाते हैं, फिर हमें कोर्ट रिलीफ हमारी बात सुनती है, कोर्ट कहता है फैसला कैसे हुआ, हमें रिलीफ मिलती है, यही बार बार एक्शन रिप्ले होगा। अभी भी कोर्ट में जाएंगे, कोई इसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। और इसी तरह के फैसलों की तवक्को थी और हम अब तो तैयार बैठे हैं हम पिटिशन लेके कोर्ट जाने के लिए। हसन खावर साहब, जब आप उनको नॉन सीरियस ले रहे हैं और ये मतलब इस किस्म के डिसीजंस को आप समझते हैं कि वन साइडेड है और आपके खिलाफ जा रहे हैं, तो फिर जब आप क्लेम करते हैं कि फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, चले आपकी डिमांड नहीं मानते, लेकिन अक्टूबर में तो इलेक्शन होंगे ना जी, उस वक्त तक तो टेन्योर इसी इलेक्शन कमिश्नर का है, तो फिर आप क्या करेंगे इसके लिए? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पहले आपने कहा ना देखिए हम तो इदारों को बड़ा सीरियसली लेते हैं और लेना भी चाहिए, लेकिन किसी को सीरियस कब लिया जाता है जब उसकी क्रेडिबिलिटी हो। अगर एक इदारा खुद अपनी साख को अपनी क्रेडिबिलिटी को खराब कर रहा है तो जाहिर है कि लोग फिर उसको नॉन सीरियसली लेंगे। आप आज मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन को क्या पाकिस्तान में एक गैर जानिबदाराना इदारे के तौर पे देखा जा रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये तो उन्होंने अपने हाथ से किया। अब आपने सवाल बड़ा अच्छा किया कि हम जब भी इलेक्शन की बात करते हैं हमारा मुतालबा ये है कि शफाफ इंतखाबात हो, क्रेडिबल इंतखाबात हो। उसकी वजह क्या है? हम इंतखाबात की बात क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मईशत के हालात हैं, जो सियासत के हालात हैं, इसमें इस्तेहकाम की जरूरत है। अब अगर एक ऐसे इलेक्शन हो जो जानिबदाराना हो, जिसके ऊपर लोग उंगलियां उठाएं, तो उससे तो सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा ना, सियासी इस्तेहकाम तो नहीं उससे आएगा। तो ये अब बात जो है मुख्तदिर हल्के जो है ये उनके सोचने की बात है। तो हसन साहब जिस तरह के आपके खिलाफ डिसीजंस आ रहे हैं या चेंज किया जाए ताकि जो इलेक्शन है वो शफाफ हो। ये बात आपकी ठीक है, हमारी रिजर्वेशन है कि जो मौजूदा कॉम्पोजिशन है बादियों नजर में लगता नहीं कि इनके नीचे कोई क्रेडिबल इलेक्शन हो सकते हैं। हसन खावर साहब, आपके पास एक ऑप्शन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने की। जैसे आप कह रहे हैं कि बादियों नजर में ये भी हमने देखा कि आपके खिलाफ जो भी डिसीजंस आए हैं उनको कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। जैसे जब से आपकी गवर्नमेंट गई है उसके बाद बहुत सारे इलेक्शन कमीशन के ऐसे डिसीजंस हैं कि जो कि आपको रिलीफ मिल गया। तो ये सारा मवाद क्या इनफ नहीं है कि उसके लिए आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकें? जी तमाम ऑप्शंस पे गौर हो रही है और जाहिर है कि अपनी कानूनी टीम से भी मशवरा करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो बिल्कुल ये लीगल तरीके भी हैं, वो सारी चीज़ अपनी जगह है, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ है ना वो ये है कि ये तमाम लोग अब एक्सपोज हो रहे हैं अवाम के सामने। क्योंकि देखिए जमहूरियत का जो मंबा है वो तो अवाम है ना। बेसिकली तो आपने अगर एक इलेक्शन अवाम की नज़र में शफाफ नहीं होंगे, अगर फैसले अवाम की नज़र में गैर जानिबदाराना नहीं होंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। इसलिए हमने ये बात 12 अवाम के सामने भी रखी है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो भी एक ऑप्शन है जिस पर गौर किया जा सकता है। हसन खावर साहब, इसी इलेक्शन कमीशन के होते हुए आपने पंजाब में आई मस्ट से के जो जमीनी इलेक्शन थे उसमें ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया। उसके अलावा इमरान खान साहब ने जो 8 सीटों पर लड़ा उसमें भी आपने क्लीन स्वीप किया। तो फिर हम इसको कैसे देखें? गो के आपके मुताबिक और कोर्ट्स के डिसीजंस जो आ रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आ रहे हैं, आपकी फेवर में आ रहे हैं, तो लेकिन आप उनके होते हुए भी तो जीत रहे हैं वहां से। अच्छा देखिए मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन का जानिबदार या गैर जानिबदाराना होना इलेक्शन के अंदर सिर्फ एक वाहिद चीज नहीं होती। आप खुद जानते हैं इलेक्शन को, इलेक्शंस के अंदर बड़े चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। वहां पे अगर कोई चीजों की हेरफेर हो, कोई आगे पीछे हो, तो वो उसके लिए बड़े चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। और अगर आपका फर्क जो है
वो 18-20 का ना रहे, वो 15-20 का हो जाए, वो 10-20 का हो जाए, वो 5 और 20 का हो जाए, तो जाहिर है कि हर कोई उस पर नहीं कर सकता असरअंदाज। एक बात। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन से पहले तक इलेक्शन कमीशन के जो भी फैसले थे, आपको याद ही है कि वो जो वोटर लिस्टों के हवाले से हमारे खदशात सामने आए और चीजें आई, लॉराई कोर्ट ने आपको रिलीफ दिया था, लेकिन उसके बावजूद मार्जिन इतना था कि खान साहब और हमारी पार्टी जीत गए। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदाराना रवैया नहीं इख्तियार कर रहा। तो वो तो बड़ी वाज़ेह बात है, सबके सामने ही है। हसन खावर साहब, पंजाब की जो सिचुएशन है वो इस वक्त बड़े लोग भी परेशान हैं, और उसके बाद जो आज अता तारड़ जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने कहा जी आपके पास तो सिर्फ 146 मेंबरान हैं, हमारे पास नंबर पूरे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा जी वजीर आला पंजाब एतमाद के वोट से भाग रहे हैं। आपका टेक चाहूंगा इसके ऊपर। उन्होंने ये बात की थी ना, पंजाब असेंबली में हमारे नंबर पूरे हैं, वो आए थे 140 मेंबरान तो आए हैं हुकूमती। अच्छा देखें, उनसे कुछ सवाल ये करे, कल पंजाब असेंबली में हुकूमत ने 22 कवानीन पास करवाए हैं, 22 कवानीन। अगर असेंबली में हम मेजोरिटी में नहीं थे तो वो 22 कवानीन कैसे पास हो गए? अगर उनके नंबर ज्यादा थे, क्या वो असेंबली का बिजनेस नहीं जानते? क्या उनको नहीं पता असेंबली में वोटिंग क्या होती है? देखिए मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि पहले इन सब ने लगाई बढ़के, इन्होंने कहा जी असेंबलियां तोड़ दें अगर आप सीरियस हैं। जब असेंबलियां तोड़ने की ऐलान किया गया 17 दिसंबर को, तो इनकी दौड़े लग गई। उसके बाद से 3 कोशिशें हुई। एक कोशिश इन्होंने की आसिफ अली जरदारी को भेज के कि लोगों को लालच दें। अच्छा, लोग भी बड़े सयाने हो गए हैं, लोगों को पता है कि पिछले ज़िमनी इंतखाबात में क्या हुआ है, तो हर बंदे ने अपनी सियासत बचानी है, तो उसने कहा जी ये तो बात नहीं है। और कुछ ज़ाहिर बाज़ अमीर लोग भी होते हैं। दूसरा, आपने देखा कि काफ लीग पे दबाव डाला जा रहा है, मुने सलाई के दोस्त को उठा के ले गए फरहान को, और ताकि किसी तरह वो दबाव में आए। और तीसरा ये है कि मीडिया की तरफ से बाज़ चैनल और बाज़ हल्के बेबुनियाद खबरें फैला रहे कि जी खान साहब ने ये कह दिया, परवेज इलाही साहब ने ये कह दिया, ताकि कोई दरार पड़ जाए। अब ये तीनों चीजें हो रही हैं फेल। और कल का जो इजलास था वो इस बात का एक वाज़ेह सबूत था, वरना ये कवानीन हम पास ना कर सकते। इनके पास भी एक अच्छा मौका था, अंग्रेजी में कहते हैं ना टू वॉक द टॉक, कि अगर वाकई इनके पास नंबर थे तो कर दिखा देते, लेकिन नहीं दिखा सके। तो अब ये फ्रस्ट्रेट होकर जो है ये सारी चीज जो है ये मीडिया में अब ये लड़े हैं लड़ाई, और ये अब आपके सामने है। हसन खावर साहब, ख्याल के इनके पास कोई दाम है। मैं चाहूंगा हमारे व्यूवर्स को आप जरा नंबर गेम के बारे में बताइए, क्योंकि आपके पास 186 से ज्यादा से जब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया परवेज इलाही साहब ने, लेकिन जो एक्चुअली जो पोजीशन है, अगर आपके कुछ लोग जो हैं आपसे टूट भी जाते हैं तो उनका वोट काउंट तो नहीं हो सकता। तो फिर उनका जब राना सनाउल्लाह साहब और अता तारड़ साहब कहते हैं तो गवर्नमेंट वो कैसे बना सकते हैं पंजाब में? ये मुझे जरा हमारे व्यूवर्स को भी बताइए, हमारी भी रहनुमाई कीजिए। आज ये आपके सवाल का जवाब मैं थोड़ा सा बात पहले नंबर गेम बता दूं। नंबर गेम देखें, हमारे 180 अरकान है, काफ लीग के 10 हैं, ये हो गए 190। उसमें से आप एक दोस्त मजारी और एक और साहब को निकाल लें तो पीछे रह गए 188। एक खातून एमपीए ने स्टेटमेंट दी मोमिना वहीद ने, वो भी निकाल लें तो 187। उसके अलावा एक आजाद रुकन ने हमें ज्वाइन कर लिया, वापस 188 पे आ गए। और खबरें ये आ रही हैं कि नून लीग के भी 2 लोग ऐसे हैं जो उनसे बड़े मुतनफर है, उनके हक में वोट नहीं देना चाहते। तो इंशाल्लाह हम 188 189 के ऊपर खड़े हैं। अच्छा, जो नून लीग के वो आपको वोट तो नहीं कर सकते ना जी? जी, नून लीग की हमें नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं वो हमें नहीं दे सकते। ये बात आपकी ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इस मामले में आइन भी बड़ा क्लियर है, अदालती फैसले भी बड़े क्लियर हैं। तो अगर तो ये मैच पिच के ऊपर होना है तो पिच के जो कानून है वो तो बड़े क्लियरली लेड आउट हैं। और आपकी बात सही है, क्योंकि अगर कोई हमारा ना हमारा बंदा उनको वोट दे सकता है ना उनका हमें दे सकता है, उसका वोट काउंट नहीं होगा, वो डिस्क्वालीफाई भी होगा, जो पहले वो दोबारा होगा। अगर कोई पिच से बाहर खेलने का प्लान बना रहा है तो फिर तो सवाल ये उठता है कि क्या इस मुल्क के अवाम और हमारे इदारे जो है इजाजत देंगे इस बात की? मेरा नहीं ख्याल कि ये मैच पिच के बाहर होगा, ये मैच पिच के ऊपर ही होगा। अगर किसी का ख्याल है कि वो पिच से बाहर खेलने की तैयारी कर रहा है तो वो गलती पे है। हसन खावर साहब, ये भी खबरें हैं मीडिया में आ रही हैं कि आपके बहुत सारे मेंबरान जो हैं, जो मतलब कल भी उनके रहनुमाओं की तरफ से बयानात आए कि आपके कोई 20 के करीब एमपीएस जो हैं वो एब्सेंट भी हो सकते हैं आपके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के वक्त। अच्छा, फर्ज करिए जी एब्सेंट हो गए, मैं अपने आप को गलत मान लेता हूँ, इस बात को सही मान लेता हूँ। 20 लोग गलत कहते हैं जी एब्सेंट हो गए, किसी प्रेशर में आ गए, ये वो फिर क्या होगा? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो सकेगा।
आप कहेंगे जी परवेज इलाही साहब इंटरिम चीफ मिनिस्टर बन गए, फिर इलेक्शन होगा, फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा, क्या फिर हमारे अरकान नहीं आएंगे, फिर वो डिस्क्वालीफाई होंगे? मतलब ये तो इस तरह रन डाउन होगा फिर। मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, ये तो तभी होता है कि जब उनको पता हो कि उन्होंने डिस्क्वालीफाई नहीं होना। अगर उन 20 अरकान ने सियासत करनी है और वो सियासतदान है जिनकी बात हो रही है, तो आप मुझे बताएं कि फी जमाना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना वोट दें? उन्होंने देखा नहीं पीछे क्या हुआ है। क्या वो या तो वो लोग कहें कि हमने सियासत से किनारा कश हो जाना है, फिर ऐसी हरकतें करें? लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना है, लोगों को मुंह दिखाना है, वोट लेने हैं। सियासतदान की ये मजबूरियां हैं, प्रेशर की भी एक हाथी होती है ना। क्योंकि ये मामला तो अब कोर्ट में भी चला गया, फुल बेंच भी बन गया, तो असेंबली तोड़ने का मामला तो लटक गया। और उसके बाद आपकी जो बात है, आप मतलब हमने तो यही अखज़ किया कि पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन वो उनके जो बयान है, ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा कि अगर हमें 4 से 5 माह मिल जाए तो हम आवाम के लिए बहुत अच्छा कर लेंगे। उन्हें कहीं जहां आपको हुकूमत मिली है वहां आवाम के लिए जो अच्छा किया वो अब पंजाब में भी आपने आजाद लेके आना है। देख ही रहे हैं ना आपके और बात में। उनसे कहें जी आप जो है ना, वो चूहे ने कहा था ना, उसने कहा भी बख्शो भाई बिल्ली चूहा डोरा ही भला। उन्हें कहें जी आप प्लीज फेडरल गवर्नमेंट में ही करें, पंजाब को बख्श दें। दूसरी बात मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि पंजाब के अंदर अगर तो जो रूल्स ऑफ द गेम लेड आउट हैं उस पर किसी ने खेलना है, उनका हुकूमत बनने का कोई चांस नहीं है। और अगर किसी का ख्याल है कि नए रूल्स ऑफ द गेम बनने जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो लोग गलत ही। तो वो कौन बनाएगा? अब टाइम तो मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन मैं पूछूं कि नए गेम जो आप रूल्स ऑफ गेम कह रहे हैं वो कौन बनाएगा अगर बनते हैं तो? ये आप इस तरह के सवाल, मुझे तो नहीं पता। जो लोग सिस्टम से बाहर की बात करते हैं, सिस्टम से बाहर की बात कर रहे हैं, नहीं इज्जत करते, तो उनको पता होगा ना कौन उनको कह रहा है। आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर खेलने की बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच हसन खाबर साहब, आपने अपना टाइम हमें दिया। लेकिन बज़ाहिर ये जो नंबर गेम है, इसमें तो यही लग रहा है कि पीटीआई को ज़ाहिर अक्सरियत हासिल है, और ये जो बड़कबाजी है, इसके बाद देखे ना आइन की कदगन है उनके ऊपर, क्या आपके वोट जो है वो उसको दे नहीं सकते आप? तो सर मतलब एक बड़ा ही मासूमाना सा सवाल है कि इतनी गहमी है, अनसर्टेनिटी है, इन लोगों का दिमाग नहीं थकता होगा? नहीं, वो इसलिए है कि आप इत्तेहादी गवर्नमेंट जो है मरकज में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, थक चुकी है। देखिए अवाम तो थक चुकी है, से कुछ ना कुछ निकल ही आता है। अच्छा नबीबा, आप थक चुकी, मैं थक चुका, अवाम थक चुके, वो नहीं थके। उनका बिजनेस है, उनके लिए बड़ा लाइट सा मतलब खेल है, क्योंकि वो बयान देते हैं, दूसरी तरफ से उनके जवाब आते हैं, तो वो जाहिर है कि वो उसमें वो इन भी रहना, उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस पूरा है, उनकी परफॉर्मेंस पुअर है। और उसके बाद जब आप जाहिर है कि इस किस्म के बयान देंगे, कोशिश करते हैं कि अपने वोटर्स को घेर के रखें, कुछ अलग सही नजर आता है, अपने वोटर्स को घेर के रखें, ठीक है जी, उनको बेवकूफ बनाते रहे। तमाम पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं या वर्कर्स हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, बस मैं तो कहती हूँ आखिर में हम लोगों की दुआ है कि किसी तरीके से स्टेबल हो जाए पाकिस्तान, और हम तो ही तरक्की के बारे में सोचें, ये नहीं एक दूसरे की खींचा तानी के बीच में दूरस्त। अभी जो मौजूदा पोजीशन है, पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, उसके बाद इकोनॉमी का टर्मोइल है, उसमें अभी काफी टाइम लग रहा है। अल्लाह करे कि आपकी बात जो है, हम सब इस उम्मीद से सर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, पाकिस्तान जो है वो मामला उसके ठीक हो जाए। एक ब्रेक। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी, और उनकी जानिब से सर ये कहा गया है कि दुनिया यानी कि सैलाब मुतासरीन के लिए जब जनीवा में जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें इमदाद के लिए साथ खड़ी नजर आई है, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात भी है कि आप उन कुदरती आफात को इस तरह से, हाँ एग्जैक्टली नहीं, और उनकी जानिब से भी तो कहा गया है कि पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $10 अरब से जायद की इमदाद देने का ऐलान सामने आया। वादे हुए, लेकिन हमें तो अगले 3 साल के लिए वो कह रहे हैं $8 अरब चाहिए। तो सर मुझे ये बताइएगा, जरा अपने नाज़रीन को बताइएगा कौन कौन को किस किस मुल्क ने क्या क्या दिया? ये देखिए जो इन्होंने अभी जारी किया, उसमें एशियाई तरक्याती बैंक जो है वो $1 अरब, यूएसएड $10 करोड़ है, जापान के $7 करोड़ और $70 लाख है, जर्मनी $8 करोड़ 40 लाख यूरो, यूरोपीय यूनियन $50 करोड़ यूरो, और फ्रांस का $1 करोड़ है। इसी तरह सऊदी अरब से जो है, चीन ने $10 करोड़ क्या है, सऊदी अरब ने $1 अरब, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक $1 अरब एड है जी, बरतानिया 90 लाख यूरो है। तो वही बात फिर आ गई, उन्होंने कहा जी कि आइंदा 3 सालों में शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि $8 अरब की
हमें जरूरत है। ये फ्लड रिलीफ की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी की बात नहीं मैं कर इकोनॉमी रहा। की बात नहीं करी, फ्रंट ऑब्वियसली फ्लड Yes. रिलीफ तो सैलाब मुतासिरीन अब लोगों इनके के लिए चाहिए मुताबिक थी। तो 10 अरब डॉलर के वादे हैं। हाँ जी। लेकिन अब मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ हैं। नहीं सर, इसके- मैं इससे रिलेटेड एक बात भी करना चाह रही थी जी। कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सही और बेहतर करने के लिए देखें जैसे सैलाब मुतासरीन को नाजरीन ये इमदाद अभी मैसर आई है, उसी तरीके से आपकी इन हाउस जिन्हें पाकिस्तान के इन हाउस सूबों को ले लें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत से तामीराती काम जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं। अभी आपको बताते चलें कि वज़ीर आला, लेकिन उसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, 160-70 सर एक अरब डॉलर तकरीब चाहिए। में वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो समनाबाद का अंडरपास है वो उसका संगे बुनियाद की तकरीब हो रही है, यानी कि इस हवाले से भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर के सूबों हवाले की से काम तो हो डेवलपमेंट है ना, रही है। सूबों हाँ जी, की वो हो डेवलपमेंट रही है। है। तो हमने नाज़रीन को जाहिर सी बात है जिस तरह हम अपडेट करते हैं कि 1 बजे तक क्या क्या हो रहा है, तो उस तरह ये भी एक तकरीब होने जा रही है पूरे दिन के अंदर। तो मैं ये भी हमारे साथ हाँ जी ठीक है, मुझे बताइएगा मुजम्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हम उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। मुजम्मिल असलम साहब वेलकम टू द शो। मुझे ये बताइए कि एक तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो आटे की सिचुएशन है इस वक्त पूरा पाकिस्तान परेशान है, चारों सूबे भी परेशान हैं और इस वक्त इसका कोई हल नहीं निकल रहा। लोग तो ऐसे मारे मारे बेचारे फिर रहे हैं और जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है उनके वज़रा तो आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये आपका किया धरा है जिसकी वजह से आज आटा जो है ना नायाब हो गया। मैं उसे नायाब कहूँगा, गायब नहीं हुआ, नायाब हो चुका है। अच्छा, वो उनसे पूछना था ना कि हमारा क्या किया जा रहा है, कुछ सवाल। तो ये तो अगला आप इनसे जो है उनका इल्जाम तो ले आते हैं हमारे पास, वो इसकी दलील भी ले आते हैं ना, ताकि फिर हम उस दलील पे जवाब दे दें। नहीं, मैं बिल्कुल दलील नहीं दे रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट। उन्हीं से दलील मैं कह रहा था, उनसे ले आए आप दलील, आप हमारे पास इल्जाम तो लेकर आते हैं। दलील लेते हैं कि ये वजह से हमारा किया जा रहा था और उस वजह से नायाब हो गया, फिर हम उसका जवाब देते आपको। ये हवाई फायर पे कि जी उसने बोल दिया, अब चलते चलते जो है आपको बुखार हो जाए, आप कह दे कि जी मुजम्मिल असलम बुखार देगा, तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा आपको फिर। अच्छा, ये जो इस वक्त जो पोजीशन इस वक्त है आटे की, बाकी तो पोजीशन सारी ख़राब है इकोनॉमी की, सारे जाविये जो हैं, जो सारे पैरामीटर्स हैं वो डाउन है, लेकिन इसके जो है इसकी वजूहात हमारे व्यूवर्स को बताइए मुजम्मिल असलम साहब। देखिए जी, कोई वजूहात नहीं है, हुकूमत की तरफ से नालायकी है। और ये जब सैलाब आए उस वक्त सिंध डूबा हुआ था और उसी वक्त इन्होंने जो है सिंध हुकूमत ने 4,000 रुपये गंदम की बोरी का वो मन का ऐलान कर दिया, जो पिछले साल 2,200 रुपये था। तो लोगों को समझ आ गया कि 4 महीने 3 महीने जो है गंदम छुपा के रख देंगे तो 4,000 तो वफाकी वो सूबाई रेट है और फिर ये जो है लोग हमसे 4,000 का खरीदेंगे। वहां से काम शुरू है और आज जो है खुदाई भी हो गया। मुजम्मिल असलम साहब, जो डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं, हम तो नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते होंगे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, कोई भी नहीं चाहता। मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स को एक्चुअल पोजीशन बताइए ज़र मुबादला के ज़खायर और हमने कितने पैसे देने हैं मुख्तलिफ उसको IMF को और दूसरे मुल्कों के जो कर्जे हैं, और हमारे पल्ले क्या है। जी, आपके पल्ले तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, $4.5 अरब पड़े हुए हैं। 4.5 उसमें से भी अगर सर क्या वो काफी है? अगर कोर्ट की अदायगियां कर दी गई तो वो खत्म हो जाता है। 3 महीने में सिर्फ $8.5 अरब आपने कर्ज उतारना है, $8.5 अरब जी। जी। तो ये है आपके पल्ले। और कोशिश की गई थी कि कुछ IMF से हो जाना चाहिए था, अभी तक हुआ नहीं है। तो वो उस वजह से जो तफसीलात है कर्ज की उसमें मजीद मुश्किलात नजर आ रही है। रहा सवाल आमदनी का, तो आपकी बरामदाद और रेमिटेंसेस जो थी वो जो है 1/3 गिर गई है। एक्सपोर्ट जो है $3 अरब से जो $2.25 अरब पे आ गई है। तफसीलात दर जो $3 अरब आती थी वो इस महीने कह रहे हैं $2 अरब भी आ जाए तो मौजूदा होगा, तो महीने का $2 अरब का नुकसान वहां से कर रहे हैं। तो ये है आपके पल्ले पर। तो मुझे ये बताइए कि वफाकी वजीर साद रफीक साहब कहते हैं कि जी इत्तेहादी हुकूमत की कामयाब पॉलिसियों से मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। ये आपकी हुकूमत के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप जो है जब हमने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान वाज स्टैंडिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट, ये आप पे इल्ज़ाम किस बुनियाद पे लगाया जाता है? जी, आप उस वक्त पाकिस्तान में थे जब हमारी हुकूमत थी? जी बिल्कुल था। तो आप खुद बता दें कि
उस वक्त हालात अच्छे थे और आज अच्छे। उस वक्त तो बहुत अच्छे थे। जवाब देते, हमने तो व्हाइट पेपर दे नहीं, मुझे तो एज ए पाकिस्तानी मैं तो यही कहूंगा कि बहुत अच्छे थे। तो बस बात ही खत्म हो गई। अब ये फजूल के बेचारे सियासी यतीम हो चुके हैं, उल्टे सीधे बयानात देते हैं। अब इनका बार बार थोड़ी जवाब दिया जा सकता है। सर हर नई हुकूमत आने के बाद पिछली हुकूमत को कहते हैं कि अच्छे थे। व्हाइट पेपर हमने व्हाइट पेपर दे दिया एक हफ्ते पहले, उसमें एक एक तफसील दर्ज कर दी जिससे बड़े उछल के आए थे ये यूं है वो है। तो हमने तो सारी बात जो है ना, हम बात करते हैं दलील से। हमने व्हाइट पेपर भी दलील से, पूरे डाटा के साथ और तमाम ग्राफ्स के साथ दिया है, और कोई चीज ऐसी नहीं जो इकोनॉमिक सर्वे और स्टेट बैंक में छापी हुई है वो दी है। बस उसके बाद बात ही खत्म। और दूसरी फिर दलील ये है कि आप भी थे उस वक्त पाकिस्तान, आप बता दें अगर उस वक्त अच्छी हालात थे, महंगाई कम थी, मतलब आज महंगाई कम है उस वक्त महंगाई ज्यादा थी, या आज रोजगार ज्यादा उस वक्त कम था, तो वो आप खुद फैसला कर लें। आवाम ने फैसला करना है, हमारे दोनों की बहसबाजी का कोई फायदा ही नहीं है। नहीं, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं तो चाह रहा हूँ हमारे व्यूअर्स को एक्चुअल पिक्चर आप जो है ना वो दिखाइए। पिक्चर तो आपने दिखानी है। मैंने आपसे पूछा पल्ले गया है, वो पिक्चर आवाम तक नहीं थी, मैंने दे दी। नहीं, वो आपकी मदद से दिखानी है ना मुजम्मिल असलम साहब। आप इकोनॉमिस्ट हैं, हम इकोनॉमिस्ट तो नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि आवाम को असर, क्योंकि भाईजान मैं आपको नहीं कह रहा आप इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन आप उस दौर में पाकिस्तान में थे, आपका खानदान था, आप खुद गवाही दे सकते हैं। अगर आपको लगता है वो दौर बुरा था, आज अच्छा, तो अच्छा चलें जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर जाता हूँ कि वो दौर अच्छा था, आज वर्स्ट है, मतलब वाकई ये पोजीशन भी है। इसका हल क्या है इस वक्त? क्योंकि आपकी पार्टी जो है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी फ्रेश इलेक्शंस, और जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, वो तो इससे भाग रहे हैं। तो ये तो जितनी देर फिर चलता रहेगा तो मुल्क किधर जाएगा? देखिए हमारे तो बस में नहीं है ना, वो अगर भाग रहे हैं तो वो अब हम क्या करें? अब हम जो है कोई जिसे गिराव तो नहीं कर सकते ना, हम तो डिमांड ही कर सकते हैं, पर हमारी हुकूमत नहीं है। आप हमसे क्या तवक्को रखते हैं? जब हमारी हुकूमत नहीं है तो हम कैसे रिलीफ दें आपको? हम आपके लिए बात ही कर सकते हैं ना, अब हम बात कर रहे हैं। अब बाकी अल्लाह खैर चल रहा है, बाकी अल्लाह को पता है कि कब होना है, क्या होना है, किसके क्या इरादे हैं, किसके क्या इरादे नहीं है। तो ये तो अब जो है ना वक्त ही जो है ना वक्त पे छोड़ दिया। अगर आवाम खुद नहीं चाहती, अगर आवाम भी नहीं चाहती इलेक्शन, तो एक अलग बात है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन, हमारी डिमांड है। अगर अब आवाम नहीं चाह रही, अगर आवाम कहती है कि नहीं इलेक्शन हो तो फिर नहीं होंगे, और अगर ये नहीं चाह रहे सर ऐसे तो नहीं होता है, आपको करना पड़ता है। कहा गया है कि हीला कर वसीला मिलता है, फिर इस तरह तो नहीं किया जा सकता। कर रहे हैं मुजम्मिल असलम साहब ना वसीला भाई, मुजम्मिल कितने किए हैं, कितने कम जलसे किए हैं, कम हमने बाहर निकले, इतना पाकिस्तान तो मुजम्मिल असलम साहब इस गिरी हुई इकोनॉमी के साथ इस मुल्क में जो है इस वक्त केओस है। आप देख लें कि लोग आटे के लिए परेशान हैं, घी की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, और मैं समझता हूं कि दुनिया में जितने बड़े 3 इनकलाब, तो हमें भी पता है कि उनके पीछे गुर्बत थी, गुर्बत बहुत बढ़ रही है। तो क्या फिर अब इसका हल, मैं चाह रहा हूं कि आपके पास कोई मौशी पॉलिसी है कि अगर आप इलेक्शन जीत लेते हैं? मैं हल आपको जो है ना चलते फिरते, जब हमारी हुकूमत आई थी पिछली दफा, ऐसे हालात से हमने सही करके बता दिया था। अब जो वहाँ बैठे हुए हैं, अगर उनके पास हल नहीं है तो उनको पहले तो आप घर चले जाए, और अगर वो घर नहीं जा रहे तो मेरे हल देने से क्या फायदा? कुछ होने मेरे इख्तियार में है, कुछ मेरे हल से जो है वो कुछ होगा? आपके इख्तियार में है, आप हल देंगे तो जो है वो हल इसहाक डार जो है या शहबाज शरीफ ले लेगा। नहीं सर, ये खाना पूरी वाली बातें है ना। Being a part of a, अगर वो डॉक्टर चेंज करें, अगर डॉक्टर नहीं, लेकिन सर मुजम्मिल साहब, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ पार्टी, ऑब्वियसली एक जिम्मेदारी तो बनती है ना। आप अगर आगे इलेक्शन चाहते हैं सर, इलेक्शन आप इलेक्शन आगे जीतते हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। अगर आप इसी तरह से हाथ झाड़ कर, ऐसे तो नहीं होता कि आप कहें कि मेरे पास, अगर देखिए मैं माहिर माशियात होती तो मैं बता सकती। व्हाइट पेपर आपने पढ़ा है? आपने व्हाइट पेपर पढ़ा है हमारा? जी, उसमें आप देख लें, सब पढ़ लें, आपको सारा कुछ। अच्छा मुजम्मिल असलम साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त लाहौर में, पंजाब में, जो हमारे बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक बड़ी आम सी चीज़ चिकन, जो कोई नॉर्मल बंदा मीडियोकर भी खा लेता था, उसकी प्राइस भी मेरे ख्याल में 700 रुपये किलो पे चली गई जी। उसकी रीजन, बोनलेस तो वैसे ही 900 पे चला गया हुआ। आप बोनलेस ना खाएं ना, दूसरे की बात करें, हम खाते ही उसकी प्राइस जो 700 रुपया है, तो उसमें कोई रीज़न जो है, जो मुझे पता चला कि जो आपकी फीड की जो मिलें थी, फैक्ट्रियाँ थी, वो भी बंद हो गई हैं। ये रीज़न है या कुछ और है? देखें जी, हम तो सुन रहे हैं कि फीड का मसला है, बाकी जो है बुनियादी चीज़ ये है कि अगर
जानवर को जो है आप बकरा ईद में अगर अपने घर बकरा लाएंगे, उसको भूसा और चारा नहीं डालेंगे तो वो भी 4 दिन नहीं जिंदा रह सकता। ये तो जो है मुर्गी जो है 8 से 10 हफ्तों में तैयार होती है। अगर उसकी खुराक का सामान ही नहीं होगा तो फिर वो कहाँ पैदा होगी? सिंपल सी बात है। अब इसके अलावा और क्या वजूहत हो सकता है? मुनाफाखोर भी घुस गया उसमें। अगर 500 की है तो वो 700 की बेच रहा हूँ उसके, लेकिन बुनियादी वजह तो वही है ना। मुजम्मिल असलम साहब, जिनेवा कॉन्फ्रेंस जो है वफाकी वज़रा जो हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि पूरी दुनिया ने दिया, हमारी जो इमदाद के लिए खड़ी हुई इंफॉर्मेशन की मिनिस्टर हैं मरियम औरंगजेब, उन्होंने भी कहा जी मुल्क डिफॉल्ट से भी बच गया और हमें 10 अरब डॉलर की जो वादे भी हो गए इमदाद के। अच्छा, ये इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है, क्या ये गुडमुड नहीं किया जा रहा है कि अगर कुछ वादे हुए हैं सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए तो उसको इकोनॉमी के जो कोलैप्स हुआ है, जो टर्माइल है इस वक्त, उसके साथ जोड़ा जा रहा है? देखिए, ये बात ही है कि अगर वो कह रहे हैं बहुत कामयाब हो गया तो फिर बात खत्म हो गई। अब डॉलर का रेट नीचे आ जाना चाहिए। जो आपकी शिकायतें हैं, आटा, गंदम, चावल, ये वो मुर्गी, वो नीचे आ जाना चाहिए, रोजगार आ जाना चाहिए, कारखाने खुल जाने चाहिए। अब अगली बात ये करें ना, वो कह रहे कामयाब हो गया, मान लेते हैं बात और उनको मुबारकबाद देते हैं। अब उन्हें कहते हैं कि ये काम करके दिखा दें, पता लग जाएगा फिर। हम बहस क्या करें? रात सवाल की जो इमदाद आई है उसमें तो सारे आलमी इदारे वो तो हर साल देते हैं, जब से पाकिस्तान में इतने पैसे हर साल आते हैं। जो ममालिक ने दिए हैं वो तो एक हफ्ते की हमारी तफसीलात इससे ज्यादा आती है ओवरसीज पाकिस्तान। लेकिन सर, ये जो इमदाद मिली वो तो सैलाब ज़दगान के लिए मिली ना? नहीं, उसकी बात सुने, वो कह रहे हैं कि वो जो आती हैं ऑलरेडी आती हैं हमें इतनी इमदाद। तो हाँ, तो वो जो हमें जो इन ममालिक ने दिए वो तो इससे ज्यादा तो एक हफ्ते में पाकिस्तानी भेज देते हैं। तो फिर वो आपने क्या तीर मार दिया? मुजम्मिल असलम साहब, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी आज से तकरीबन 10 दिन पहले हमने प्रोग्राम किया था कि पीएसए जो है ऑलमोस्ट डिफॉल्ट कर गया है, तो आप कुछ देख रहे हैं ऐसी बात कि आने वाले दिनों में जो हमारे जैसे नवाज शरीफ की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें भी हमारे पास से तेल काफ़ी दिनों के लिए गायब हो गया था, ऑलमोस्ट एक 15-20-25 दिन के लिए। ऐसा कोई जो है कहत पड़ने वाला है ऑयल का भी? वो आप आसिफ के बयान से सुन लेना जी, मैं क्या बताऊं, वो खुद बोल रहे हैं। तो मैं ये तो इसका मतलब है कि ये जो एड की बात की जा रही है इससे हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, खुद उसमें आया है ना कि 3 साल में देंगे। 3 साल में पहले साल में कितने आएंगे, कब आएंगे, तो वो 3 साल किसने देखे? जब आएंगे तो चांद चढ़ेगा तो देख लेंगे हम सारे मिलकर। सर बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं ना बहुत कामयाब हो गया। जी, तो कामयाबी उनको कहेंगे कामयाबी से बाकी मसले हल कर लें। अगर कामयाब हो गया मामला तो माशाल्लाह यही हो सकता है कि वो बात है। थैंक यू सो मच। मुजम्मिल माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे। सर, कौन जीता तेरी जुल्फ के सार होने तक? 3 साल की बात है। अब जो हमने पहले बात की थी, मुजम्मिल साहब तो खूब किस्म के ना डिसअपॉइंटेड मुझे लगे हैं। मतलब वो डिसअपॉइंटेड इसलिए हैं कि आपने एक पॉलिसी बनाई थी, आपका मुल्क ट्रैक पे चढ़ गया था जब ये 2018 में आए, ठीक है जी। खामियां तो इनमें भी थी, इनकी भी थी, गवर्नेंस इनकी भी बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो पिछले 10 माह में इकोनॉमी का हाल हुआ है और जिस किस्म का थे, बड़े नाराज से थे, उनसे मुझे आप बताएं, आप पेट्रोल जब डलवाती थी, मैं तो कुछ बता भी नहीं सकता, मैं क्या करूं, मैं इख्तियार में नहीं हूं। क्योंकि वो इसलिए नहीं बता सकते कि उनके इख्तियार में वैसे काशिफ साहब एक बात बताऊं, जब नई हुकूमत आती है ना तो पिछली हुकूमत को हमेशा से कोसा जाता है। नहीं, वो कोसा जाता है, हमेशा बात ठीक है। आप है। अभी कह रहे थे ना कि जैसे कि मैंने उस टाइम पर बीच में मुनासिब नहीं समझा कि वो एक तसलसल चल रहा है गुफ्तगू का, कि आपने कहा कि भाई वहाँ कुछ भी नहीं था, महंगाई तो इमरान खान के दौर में भी थी, नो डाउट। अब जो है, अब जो हालात वर्स थे, क्योंकि पिछली वाली हुकूमत से भी इमरान खान की बहुत से अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी, तो वर्स तो थे ही सर। तो बात करनी चाहिए वो, लेकिन इस वक्त में क्योंकि अब इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो ये भी तो कहती है कि वो पॉलिसीज ऐसी छोड़कर गए हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही कि आईएमएफ के साथ इस तरह के वादे किए हैं। मैं उनसे बिल्कुल इस बात से डिफर करता हूं सर, अपनी जगह पर है, लेकिन है बात तो है ना, एग्जिस्ट तो करती है ना। देखिए मेरी बात सुने, वो जब आए थे हमारे, देखे ना, वो आए आईएमएफ के साथ, उन्होंने एग्रीमेंट किया, वो जाके किया सख्त शराइत, और अभी भी उन्होंने कहा है कि जी हम आईएमएफ के जो एमडी को कहा है मियां शहबाज शरीफ साहब ने कि आपकी हम सारी शराइत मानेंगे। एक तूफान आने वाला, लेवी भी लगने वाली 50 रुपए उसके ऊपर, बस अल्लाह ही है जो ऊपर है और हमें नीचे। 10 में मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के हुक्मरान होने के बाद 10 माह बाद थोड़ी सी राइट ट्रैक पे चढ़ जाते हैं। हम तो एक गड्ढे में गिर चुके हैं इस वक्त। आप ये अंदाजा करें ना कि हम तो, ये सिर्फ गरीबों का पाकिस्तान नहीं रहा है, किसी का भी पाकिस्तान नहीं रहा है, हर तबका परेशान है। ऐसे ही है सर। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, डोंट गो एनीवेयर।
वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, आपको पता है आटे का बहरान चल रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में लंबी लंबी मर्द और ख़वातीन की लाइनें लगी हुई हैं और एक अफसोसनाक वाक़या भी रूनुमा हुआ था। एक जान सिंध में एक शख्स में भी एक बंदा जख्मी हुआ। जी, एक शख्स तो वैसे जान की बाजी हार गया था और वो जख्मी तो हुए हैं क्योंकि थक्कम पेल होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में। और सर, अपने नाजरीन को बताते चलें कि हर इलाकों में आप मतलब डस्का के हवाले से भी बहुत किल्लत है। हर जगह पर आप देखें इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं कि लोग इतनी देर से बैठे हुए प्यास भूखे प्यासे बैठे हुए वेट कर रहे हैं और उनको आटा है मुयस्सर नहीं आ रहा। इसी हवाले से हम बात करते चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इफ्तिखार चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चोई साहब, जो पोजीशन है इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सॉरी पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में है, तो ये पोजीशन तो बड़ी खतरनाक है कि आटा जो है नायाब हो चुका है और अवाम जो है दर बदर हो रहे हैं, लोग लाइनों में लगे हैं, फैमिली सुबह सुबह 6 बजे। तो ये तो राशन की लाइनें लगा दी इस हुकूमत ने या आप लोगों ने? जी, ये इंशाल्लाह ताला आप कल देखेंगे, क्योंकि 31 दिसंबर को एक हमारा प्रोग्राम हुआ था, मेरा ये पावर शो, तो उसमें मैंने एक तो तजवीजें दी थी जनाब वज़ीर आला पंजाब को और सेक्रेटरी फूड को। तो उन्होंने हमारा मुतालबा मानते हुए 60,000 बोरी का कोटा जो है पंजाब में बढ़ाया है। देखें जी, पंजाब से ही सारा इशू उठता है और यहीं पे खत्म होता है। तो अल्लाह के फजल से कल आप देखेंगे, आज वो सबको कोटा तकसीम हो गया पूरे पंजाब में। कल से आप देखेंगे आटे की ये लाइनें कम हो जाएंगी, आटा इंशाल्लाह ताला हर जगह पे अवेलेबल होगा। और अच्छा काशिफ साहब, मैं पूछना चाह रही बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि ये सबके जब ये आटा मतलब इस तरह खत्म होता है, नायाब हो जाता है, तो सबके जहनों में ये बात आती है चौधरी साहब कि जखीरा अंदोजी हो रही है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जखीरा अंदोजी हुई है? देखिए जी, मैंने पहले भी कहा था कि हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं जी। वो चंद एक लोग अगर होते हैं वो जो अपना रिज़्क खराब करते हैं। हलाल रिज़्क अगर मिल रहा है तो मेरे ख्याल में तो उसको आराम नहीं करना चाहिए। मेरी एक दो तजवीज़ें और हैं वज़ीर आला साहब से और सेक्रेटरी फूड और डायरेक्टर फूड साहब से जी, कि ये जो ज्यादा बाडियों की मिलों की बाडियां बढ़ा रहे हैं लोग, ये 30 बाडी की मिल 35 और अब ये 50 तक नहीं रुकेंगे। इनको कहें कि ये 12 बाडी से या 14 बाडी से ज्यादा कोटा ना दें, इतनी मिल तक दें, इंशाल्लाह ताला ये कमी भी नहीं होगी। और दूसरी तजवीज ये है कि जिनके पास प्राइवेट स्टॉक पड़ा हुआ है वो लोग जो है वो अपना स्टॉक रख के तो गवर्नमेंट से कोटा लेते जा रहे हैं। उसको 1 माह की मोहलत दें, प्राइवेट गंदम को कहीं ग्राइंड करके मार्केट में ले आए, इंशाल्लाह हमारे मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है। आटा गंदम वाफर मिकदार में मौजूद है। इफ्तिखार संधू साहब, जो आज की स्टेटमेंट बल्कि कल रात की स्टेटमेंट थी चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज लाई की तरफ से, उन्होंने कहा जी हमने फ्लोर मिलों का कोटा डबल कर दिया है। वो स्टोरी बताइए, क्या है वो एक्चुअल पोजीशन क्या है? ये उस दिन मैंने ही तजवीज दी थी आपके प्रोग्राम पावर शो में, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि 60,000 बोरी पिछले दिसंबर में जो हमें दे रहे थे, कम थी इस दिसंबर में, अब उन्होंने वो पूरी कर दी है। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला ये अब इंशाल्लाह ताला कल से आप देखेंगे हर जगह पे, और कल से ऐलान करने से मार्केट में गन्नम का 800 से 1000 रुपए रेट कम हो गया। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि आपका कोटा डबल हो गया और उसके बाद जो गंदम वाफर हो जाएगा, आटा वाफर हो जाएगा, तो फिर ये आप क्या समझते हैं कि प्राइस क्या होगी उसकी? वो ये कह रहे हैं ना कीमत भी कम हो गई है। नहीं, अब ये अभी तक तो 648 रुपए चल रही है, लेकिन मेरी ये भी एक तजवीज है, अगर थोड़ा सा रेट बढ़ा भी दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही है गरीब आवाम के लिए, ये बहुत ज्यादा सब्सिडी। लेकिन वो तो आप फ्लोर मिलों वालों को सब्सिडी दे रही है ना जी? जी ना, ये कभी नहीं होता, फ्लोर मिल वालों को सब्सिडी कभी नहीं मिलती। ये गरीब आवाम के लिए, हम लोगों को तो जितनी गंदम मिलती है हम ग्राइंड करके तो वो मार्केट में देते हैं। आप पे बाइंडिंग है कि आवाम के लिए आप पे बाइंडिंग है कि 10 किलो या 20 किलो का जो आपका थैला है वो आपने इस प्राइस पे बेचना है हुकूमत की तरफ से? पे यही है, ये 648 से हम 1 रुपया भी ऊपर नहीं ले सकते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सिंधु साहब, एक और भी मामला है कि जो आटा चक्की से लिया जाता है, जो आपकी फ्लोर मिलों से नहीं बनता, उसकी प्राइस बड़ी मतलब हाई है। क्या उसकी प्राइस हाई होने की वजह भी गंदम का नायाब होना है? अगर कोटा डबल हुआ तो उसकी कीमत भी नीचे आएगी?
जी उसकी भी नीचे आएगी। ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि चक्की वाले भी जब उनको बाहर से गंदम महंगी देते हैं तो वो वाकई वो फिर ज्यादा चार्ज करते हैं और इंशाल्लाह ताला उसका रेट भी अब कम आएगा। इफ्तिखार संधू साहब, आपने जो बात की, चीफ मिनिस्टर पंजाब की बात की और उन्होंने कोटा आपका डबल किया फ्लोर मिल्स का, लेकिन इसका जो असर है वो तो पंजाब तक रहेगा, बाकी सूबों का क्या बनेगा? देखिए जी, पंजाब आपकी सोने की चिड़िया है, यहाँ पे गंदम सबसे ज्यादा है, बाकी सूबों में भी यहाँ से जाती है। हमारे पास, मैंने उस दिन बताया था, पास्को के पास भी तकरीबन जो है ना वो गंदम पड़ी हुई है। अल्लाह के फजल से जब यहाँ पे ये कंट्रोल होगा वो यही उन्होंने पहले भी कहा था कि यहीं के मसला स्टार्ट होता है, खत्म भी यहीं होता है। इनमें थोड़ा बहुत हो जाता है क्योंकि बाहर से गंदम जो आनी थी पूरी वो 1,70,000 बोरी वो कम आई है, 2,70,000 थी, सॉरी, वो कम आई है, आधी आई है। तो अभी हमारे पास इंशाल्लाह गंदम है, इसमें कोई फिक्र की बात नहीं। चंद दिन का ये एक आया था, थोड़ा सा कह लें कि आवाम को तो उड़ा के ले गया, आवाम को तो तबाह कर गया चंद दिन जो ये चंद दिन वाकई। लेकिन जो कल जो मैं कहता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करूंगा गवर्नमेंट का, चौधरी परवेज लाई साहब का खासकर, कि जो इन्होंने बढ़ाया, आज से हमें वो गंदम मिली है पूरे पंजाब में। कल आप देखेंगे। अच्छा चौधरी साहब, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। जो मंजर हमने देखे पूरे पाकिस्तान में, आपने भी देखे, हमने भी देखे, लंबी कतारें देखी, मर्द और ख्वार होते देखा, हमने मर्ग भी देखी एक उसके आटे के पीछे, और लोगों को रोता देखा कि रोटी बहुत महंगी हो गई। उसका जिम्मेदार आप किसको गर्दानते हैं? क्या पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत, या फिर उसका जो स्मगल हो रही है, आपका गंदम हमारी स्मगल होती है स्पेशली काबुल की तरफ, तो उसका भी इसको असर था इसके ऊपर? जी मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा था कि ये जो दुकानदार हजरात हैं ये ओवरचार्ज कर रहे थे। मतलब हम एक दुकान पे 50 थैले बेचते हैं, वो 10 उस रेट पे बेचता था, 40 थैले वो गायब करके ज्यादा रेट पे बेचता था। और जब मेरी तकलीफ जिन्होंने ये भी मानी कि आटे के पॉइंट लगा दिए हैं गवर्नमेंट ने, अब इंशाल्लाह ताला अब और लोग अब मिलों वालों को जिन जिन ने पॉइंट लगवाए हैं और गवर्नमेंट को दुआएं दे रहे हैं कि आटा हमें मिल रहा है। अब कल से देखेंगे इंशाल्लाह ताला जब ये कोटा बढ़ा है और ज्यादा 2-3 दिनों में आप देखेंगे। चौधरी इफ्तिखार साहब तो सब अच्छे की उम्मीद दिला रहे हैं। चौधरी साहब, मुझे ये बता दीजिए कि इस जो सारा कार्य खैर में आप फ्लोर मिल एसोसिएशन वाला भी कोई अपना इनटेक डाल रहा है, कोई अवाम को जो है रिलीफ देने के लिए, कुछ आपका भी इसमें है, कुछ हिस्सा डालते हैं आप लोग के? नहीं ये हम लोग बिल्कुल डालते हैं। देखिए, हमें तो गवर्नमेंट वो गंदम जो देती है उसके ग्राइंडिंग चार्जेस देती है, हमें पिसाई करके तो आगे देना होता है। उसमें देखें, जब पेट्रोल बढ़ जाता है तो हमारे ग्राइंडिंग चार्जेस नहीं बढ़ते, जब बिजली बढ़ जाती है तो वो नहीं बढ़ते। कितनी दफा आप देख लें, महंगाई हो चुकी है हर चीज में। हमारा जो किराया पे जो हमारी ट्रांसपोर्ट जाती है वो किराए बढ़ चुके हैं। तो ये देखें, ये फ्लोर मिल वालों का हिस्सा ही है जो अब आवाम के लिए करते हैं। कई दफा हमें जी सिंधु साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने दिया हमें। अच्छा, ये तो कल से कह रहे हैं कि कोटा मिल जाएगा। अच्छा, सब अच्छे की मैं बता तो रही हूँ, उम्मीद दिला रहे हैं। साहब ने बढ़ाया भी है कोटा है, चल रहा था, अल्लाह करे कि ऐसे ही हो, लेकिन अवाम कि सबके दस्तरस पे हो गए। ये जो बहरान जब आता है ना, ये वही वाली बात है जो अभी इफ्तिखार साहब ने बताया कि 40 बोरियां अगर देती हैं 10 आगे से और वो 30 जो निकाल लेते हैं, गायब कर लेते हैं, तो वही मुनाफाखोरी के लिए वही ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। और फिर जब उनको पता चलता है कि बहरान पैदा हो जाता है तो फिर वो महंगे दाम। अच्छा, ये आप उनकी बात ठीक है, आप भी ठीक कह रही हैं, लेकिन फिर इसमें देखें ना, कसूरवार कौन है? हुकूमतें। प्राइस कंट्रोल अभी इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि कहीं पे कोई प्राइस कंट्रोल किसी चीज की भी नहीं है। सरावे का हवा बिगड़ा हुआ है। 2,000 रुपए तो आम जो गोश्त है बकरे का वो मिलता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछता उसको। सरकारी जो रेट है वो तो मेरे ख्याल में 900 के 1,000 रुपए, आपको पता है इस बात का? बहुत ज्यादा सर दुआई की जा सकती है कि ये सारे सिलसिले जो है वो छोटे-छोटे माफियाज जो है, एक गली मोहल्ले से माफिया निकल के ऊपर तक माफियाज का राज है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कल इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।